नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो, जो कहूंगा सच कहूंगा, और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर दो रंग आपको देखने को मिलेंगे, धार्मिक रंग भी और सियासी रंग भी। मौका है कल अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम के दरबार के एक बार फिर से अगर देखें तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तो रामलला की मूर्ति की हुई थी 24 जनवरी 2024 का दिन था, 22 जनवरी 2024 का दिन था। और कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन का भी मौका है और इस दिन को बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा। पर्यावरण दिवस भी है ये। एक ओर जो अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, योगी आदित्यनाथ का बर्थडे भी है। ऐसे में सियासी और धार्मिक दोनों रंग से सराबोर हो गया है पूरा प्रदेश। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष इसे संयोग नहीं बल्कि संकल्प मान रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से सजेगा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन विशेष। योगी के प्रण ने यूपी की सूरत बदली, अन्य राज्यों में बाबा की डिमांड बढ़ी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज के 8 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा सांसद रहे योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े एक्शन लिए, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई। साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर से योगी आदित्यनाथ का साथ दिया और वो लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री चुने गए। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक तीर्थ स्थलों के कायाकल्प का बीड़ा उठाया तो अयोध्या नगरी को राम राज्य की कल्पना के अनुरूप भव्य, दिव्य और अलौकिक रूप दे दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बारी है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके लिए 5 जून 2025 की तारीख तय की गई। 5 जून की तारीख का पौराणिक महत्व भी है। 5 जून की तारीख का पौराणिक महत्व। पौराणिक काल में अयोध्या नगर का नामकरण मनु महाराज ने किया था। अयोध्या ही दुनिया में पहली राजधानी भी थी। अयोध्या ऐसी नगरी है जिससे न तो युद्ध किया जा सकता है और न ही इसे जीता जा सकता है। 5 जून को गंगा का अवतरण हुआ। इसी दिन भगवान रामेश्वरम की स्थापना प्रभु राम ने की थी। इसके अलावा 5 जून को ही भगवान राम लंका से युद्ध में विजयी होकर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे। तो ये तो आपने 5 जून को होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महत्व समझा। अब आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए 5 जून क्यों खास है। दरअसल 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और योगी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि भी हैं। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि ऐसे नक्षत्र बने, लेकिन विपक्षी दलों को इसमें राजनीति नजर आ रही है और कर दिया है सियासी प्रहार। तो वहीं बीजेपी ने तल्ख अंदाज में पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उनके जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पिछले 8 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उनमें अधिकतर झूठे आयाम गढ़ने का काम किया गया है। लगातार प्रचार किया जा रहा है कि 7.5 लाख नौकरियां, जो सरासर झूठ है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़े पैमाने में घोटाला हुआ और साथ ही उनकी नौकरियां भी खतरे में हैं। इसी तरीके से 15 लाख लोगों को मुफ्त राशन, ये कोई माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि नहीं है। ये तो पहले से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को मिल रहा था। मंत्री जी को जन्मदिन की हम भी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी काम प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए नहीं हुआ। अगर हुआ तो हाथरस में 2:30 बजे रात को एक बेटी को जलाया गया। उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक हो गए। नौजवानों को नौकरियां मांगने के नाम पर बदले में लाठी और मुकदमे मिले। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस बात को समझना होगा कि जन्मदिन अपनी जगह है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दायित्व तो अपनी जगह है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तमाम जिम्मेदारियां थी जिनको वो निभा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन इस बार बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा इस संबंध में जो है कई जगह ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी रख रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना जन्मदिन मनाया उसमें सबसे खास इस बार ये रहेगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि रहेंगे और जिस तरीके से उन्होंने देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जो है विकास का कार्य और किस तरीके से माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया, तो इससे प्रदेश की जनता उनके इस जन्मदिन को ऐसा यादगार बनाना चाहती है कि पूरा विश्व उसको देखे। तरह तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी फ्रंटलों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिससे न केवल उत्तर प्रदेश में बाकी अन्य राज्यों में भी उनकी डिमांड बढ़ने लगी। बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अव्वल दर्जा रखते हैं। उधर योगी भी सनातनी परंपरा से जुड़े किसी भी कार्य में जी जान से जुट जाते हैं। अब अयोध्या में होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और उसी दिन मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन का प्रदेश की आवाम पर क्या असर पड़ता है, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल तो सियासी शोरगुल के बीच अयोध्या में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दे रही है। अयोध्या से आकाश कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, ऋचा सिंह है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट अतुल यादव हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी है, नेता कांग्रेस आलोक पांडे है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो शुरुआत ऋचा सिंह जी से। ऋचा सिंह जी, कल का दिन तो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि अयोध्या के लिए भी बहुत बड़ा दिन है और इसको पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही गर्व और श्रद्धा के साथ कल जो है मनाएगा। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री काल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के उस पर चल रहा है और साथ ही साथ वन मेडिकल कॉलेज की योजना को उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है जमीन पर लागू किया गया है। वही उत्तर प्रदेश है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 7वें नंबर में जीडीपी में स्थान रखता था। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अपना योगदान देने वाला दूसरा राज्य बन चुका है और उत्तर प्रदेश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से भव्य जो है प्रयागराज के भीतर जो है कुंभ का आयोजन किया गया। कुंभ का आयोजन हुआ जिसमें 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की अर्थव्यवस्था को जनरेट किया गया और उससे अधिक की आय का जो है योगदान मिला। ठीक है ऋचा जी, पूर्व योगदान मिला है। लगातार ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में माफिया मुक्त दंगा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और ये वही उत्तर प्रदेश है। ठीक है ऋचा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बस सबका रिएक्शन लेके करके ले लेते हैं। अतुल यादव जी, देखिए बीजेपी ने तो एक लंबी फेहरिस्त बता दी उपलब्धियों की। योगी आदित्यनाथ की कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि राम दरबार की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं जो बीजेपी ने गिनाई है और इन उपलब्धियों के हिसाब से जश्न बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी का हम जिक्र करें तो राजनीति क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक चीजें करती है, विकास की कोई चीज नहीं करती और जब 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 सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होती है सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। राम भगवान हमारे भी हैं, राम भगवान आपके भी है, राम भगवान ऋचा सिंह के जी भी है, सबके हैं। भगवान एक आस्था का विषय है, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सभी देवी देवता हैं। कल जो है पतित पावनी माँ गंगा जी के अवतरण का दिवस है, गंगा स्नान भी है। चाहे वो उत्तराखंड के ऋषिकेश हो, देहरा हरिद्वार हो, चाहे हमारे कन्नौज हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो कोई भी जहां जहां गंगा जी बहती है वहां गंगा स्नान भी लोग करेंगे। लेकिन अगर आप देख पाएंगे माननीय योगी जी के शासनकाल में कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जो वो गिना सके। अगर अभी आप कानपुर मेट्रो की बात करें, वो समाजवादियों के द्वारा शिलान्यास किया गया था और 2016 में किया गया था, उसका उद्घाटन जो है अभी भाजपा सरकार देख रही, जो हमारे द्वारा अलाइनमेंट किए गए।
आप देख पाएंगे माननीय योगी जी का जन्मदिन है, मैं बधाई देता हूं, किसी का भी जन्मदिन हो, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है हम उसको बधाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उस जनता का ख्याल करें। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, अपराध रोका नहीं जा रहा है, एक डीजीपी जो स्थायी रूप से दिया नहीं गया, कई चीजें ऐसी हैं जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। अधिकारी जो है इनके ना विधायकों की सुनते हैं ना जनता की सुनते हैं। अगर आप देख पाएंगे माननीय योगी जी का 8 साल का शासनकाल, 8 साल से ज्यादा का शासनकाल हो चुका है और वो जनता उत्तर प्रदेश में ये जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी ने दिया क्या। अगर आप एक जातिवादी व्यवस्था दी, माननीय योगी जी ने थाने जो है ना एक जात बिरादरी को सौंप दिए और इसका प्रमाण हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया। जन्मदिन है, अच्छी बात है, हर किसी राजनेता का जन्मदिन होता है, उनके कार्यकर्ता मनाते हैं, हम विपक्ष में है, हम माननीय योगी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं आज ही प्रेषित करते हैं। ठीक है, लेकिन जनता जो है वो जाने, वो ये लोग संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानेंगे तो कानून की बात आएगी, कानून की बात आएगी तो सब संविधान के दायरे में होता है। इन्होंने संविधान को भी नहीं माना, ना तो कानून को माना, ये लोग तो कानून से ऊपर हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरफ धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप त्रिपाठी जो हमारे साथ, उनका भी रिएक्शन एक बार ले लेते हैं। संदीप जी कहीं भी जाए, लेकिन विकास का कार्य तो अवरुद्ध ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी कि बस सबका रिएक्शन हो जाए फिर काउंटर करते हैं। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। जी उनका जी कुछ सवाल है या मैं अपनी बात? संदीप त्रिपाठी जी, जो स्थिति उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो गदगद है। वो कह रहे भाई हमने तो डेवलपमेंट बहुत सारे किए हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, इकॉनमी पहले से बेटर हुई है उत्तर प्रदेश की। अगर अपराध की बात करें तो अपराध का ग्राफ कम हुआ है, और अगर कम नहीं तो आप ये समझिए कि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, कमिश्नरेट बने हैं। तो ये सब तर्क जो है बीजेपी लगातार दे रही है और हम देख भी रहे जमीनी स्तर पर, लेकिन इस पर अब लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ रहा है। जी मोनिका जी, उत्तर प्रदेश के आयातित उत्तराखंड से आए हुए बाबा जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की एडवांस में बधाई देते हुए ये कहूंगा कि अभी ऋचा जी को आपका सहारा लेना पड़ा कि कुंभ में इतना बृहद आयोजन होगा, उनको बताने में हिचक लग रही। नहीं, मेरा सहारा नहीं हुआ, वो टंग ट्विस्ट उनकी हो गई, आप ऐसा मत बोलिए। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बताना पड़ेगा कि कैसे इतने लोग मर गए, क्या आप बताते हैं कितनी सुविधा, कैसे वहां पर पंडित पुजारियों ने पानी के लिए धरना प्रदर्शन किया था, ये सारी चीजें पूछी जाए। किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, कैसे आपने धर्म के नाम पर लूटा, ये बताना पड़ेगा। अब आती है बात, अगर योगी जी मतलब राम मंदिर का शिलान्यास मोदी जी कर चुके हैं, अब बाबा जी को लग रहा है कि वो वाला फर्जी था, अब दूसरा वाला होना चाहिए, तो अब हम अपने जन्मदिन पे करेंगे। मोदी जी जो है वो गलत वाला किए थे, अब ये सही वाला करें। मतलब गुमराह करना बंद करो भाई। आज उत्तर प्रदेश के जो है बीएड जो है और बीटीसी के छात्र जो है धरने पर बैठे हैं कि आप वैकेंसी निकालिए, प्राइवेट कर, जो सरकारी नौकरियां है उसको प्राइवेट कर डाल रहे हो, बिजली विभाग आप, और आप जन्मदिन भव्य मनाओ, भाई सत्ता में हो चाहे जैसे मनाओ, राजा हो चाहे जो करिए। लेकिन अगर आपसे सवाल कोई पूछ ले कि भैया ये बताइए जरा कि वो जो 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो कानून व्यवस्था बढ़िया होने की वजह से हुआ या आपके माथे पर वो दाग है, उस दाग को धुलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लगातार छोटी बच्चियों से बलात्कार में उत्तर प्रदेश पूरे भारत नहीं विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गया है। क्या उपलब्धि है? उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी ऋचा जी बता रही कि हम ये जीडीपी पहुंच गए। जरा ये बताइए, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 93,000 समथिंग है, 93,422 रुपए, और जो है भारत की 1,83,000 है। यानी आधे पर आप हो और बात बड़की कर रहे हो, मार रहे हैं। जीडीपी पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, कहाँ जा रहा है पहले ये तो समझिए। चलिए ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये सुन लीजिए मोनिका जी, अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऋचा जी से मात्र 3 सवाल है मेरे। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम स्थान के साथ और उस उपक्रम का नाम बता दे, मैं इनके साथ आ जाऊंगा कि भैया योगी जी जिंदाबाद, लेकिन करके तो दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनने की घोषणा 2017 में जो है आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, क्या उस यूनिवर्सिटी की बनने की शुरुआत हो चुकी या आज भी गपोलिया हो रही है? अब तीसरी आई
कि अभी मेडिकल कॉलेज की एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दे जहाँ पर पूरा स्टाफ हो, चलिए, जहाँ ठीक पर है। प्रोफेसर हो और जो है मेडिकल स्टाफ जो होना चाहिए। चलिए संदीप जी, मैं लौटूंगी, एक बार आलोक जी का रिएक्शन में ले लेते हैं, फिर आप लोग काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, विपक्ष को आप सुन रहे हैं, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई काम हुआ ही नहीं है, अपराध एकदम चरम पर है, स्थितियां बहुत खराब है, बद से बदतर है, और उपलब्धियों के नाम पर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। अब ये तो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में बताया कि विपक्ष का काम है कमियों को गिनाना, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। भाई 2017 में अगर समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया होता जैसा कि वो क्लेम करते हैं, तो 17 में वो चुनाव जीतते, और फिर उसके बाद अगर 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब काम किया था, तो 22 में भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में हार जाती। कोरोना था, बहुत सारे कुप्रबंधन थे, जैसा विपक्ष ने बहुत बार कहा। कोरोना और कुप्रबंधन के आरोपों के बाद में भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः जीतती। तो इसलिए आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ग्राउंड रियलिटी में ये क्या है कि जो चीजें दिखाई दे रही है, कांग्रेस तब 2014 में थी, तब भारत दुनिया के टॉप 10 जीडीपी में नहीं आता, 10वें या 11वें नंबर पे था। पी चिदम्बरम का बयान है कि 2045 में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, 2045। उन्होंने ये अनुमान लगाया था 2045 में। भारत के सदन ने कहा था कि भारत 2045 तक चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, भारत 2025 में चौथी अर्थव्यवस्था के स्तर पर है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि 45 का काम 25 में हो रहा है, फिर भी दिक्कत है। मेरे गांव में समाजवादी पार्टी शासनकाल में कुर्नी में, कानपुर नगर में 3-4 घंटे लाइट आती थी, टायर जलता था, बाकी सारी लाइट कन्नौज चली जाती थी। आज की डेट में मेरे गांव में 18 घंटे लाइट आती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रांसफार्मर 1 महीने में बदलता था अगर जल जाता था। आज की डेट में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल जाता है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुझे कुर्दी से कानपुर पहुंचने में बाई कार 1.5 से 2 घंटे लगते थे। आज के शासनकाल में बता दीजिए कितने घंटे बिजली आ आज के शासनकाल में सर बीच में नहीं, अतुल जी वो आप रुक जाइए, जवाब आप दे लीजिएगा, रुक जाइए, उन्हें बोलने तो दीजिए। अतुल जी उन्हें बोलने तो दीजिए कम से कम, वो आप उन्होंने आपको भी बोल दिया। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र है कि वो जब सत्ता में आती है तो गुंडाई करती है, और जब वो टीवी में आती है तो भी गुंडाई करती है। तो गुंडापन छोड़ दीजिए अतुल जी, आप अतुल जी बोलने तो दीजिए ना उन्हें, आप काउंटर करिएगा, मैं वक्त दूंगी बोलने के लिए आपको। अगर आप अतुल जी रुक तो जाइए, उन्हें बोलने दीजिए पहले। बैठे हुए हैं, जवाब देने के लिए बैठे हुए, लेकिन आप तो पांडे जी भारतीय जनता पार्टी। अतुल जी उन्हें बोलने तो दीजिए, अतुल जी आई रिक्वेस्ट, उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। आलोक पांडे जी बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई मैं तो एक उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी हूँ, मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि है। अब मेरे ग्रामीण जीवन में जो परिवर्तन आया है मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर गड़बड़ है तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुझे बाई कार 1.5 घंटे लगते थे कानपुर पहुंचने में, आज 30 मिनट लगते हैं कानपुर पहुंचने में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे गांव से कानपुर का बेहतर हुआ है, लाइट बेहतर हुई है। हॉस्पिटल जो बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बना था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक भी डॉक्टर नहीं आता था, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कम से कम एक दिन होम्योपैथिक आता है, एक दिन एलोपैथिक आता है। बीजेपी आज भी रेगुलर डॉक्टर नहीं भेज पा रही है, ये मेरी कंप्लेंट भी है। बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्रतिदिन एलोपैथिक डॉक्टर आप मेरे गांव में भेजें। ये नहीं कि एक दिन एलोपैथिक आता है, एक दिन होम्योपैथिक आता है, और डॉक्टर प्रॉपर अभी भी नहीं आते। लेकिन पहले से स्थिति बेहतर है, कम से कम हॉस्पिटल खुलता है, एक दिन एलोपैथिक वाला आता है, एक दिन होम्योपैथिक वाला होता है, दोनों मैनेज कर लेते हैं, दोनों नहीं आते हैं। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स के रहने का घर बना है, उस बंगले में डॉक्टर नहीं रुकता। तो ये कमियां भी हैं, लेकिन कुछ काम बेहतर हुए भी। ठीक है ऋचा सिंह जी, देखिए अब ये जैसे कि अतुल यादव जी ने कहा कि धार्मिक काम तो बीजेपी कर रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहे। अब इस बात को किस तरह से इलैबोरेट करेंगे कि धार्मिक काम हो रहे हैं? अब जैसे कि धार्मिक नगरियों की विकसित होने की हम बात करें, हम अयोध्या का जिक्र करें, बनारस की बात करें, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, ये भी आरोप है बीजेपी पर। मोनिका जी, विपक्ष चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि आंख खोल के देखना नहीं चाहते हैं, अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास और विरासत के समन्वय पे काम कर रहा है।
एक तरफ हमने विरासत को सहेजा है तो वहीं दूसरी तरफ विकास भी हुआ है। रुक जाइए संदीप जी, हमारे भी अभी कुछ सवाल का जवाब दे दें। संदीप जी को डिबेट करने की जो है तमीज होनी चाहिए। डिबेट करने का अपना तरीका होता है। अरे संदीप जी रुक तो जाइए। फ्रॉडगिरी है, 420 वाली बात कर रही है। एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बताइए, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, एक सार्वजनिक उपक्रम का उत्तर नाम प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में आज एमबीबीएस की सीटें दोगुनी हुई है। उत्तर प्रदेश में जहां पे प्रति व्यक्ति आय 16-17 में 46,000 रुपए हुआ करता था, वो 24-25 में 1,24,000 हो गया है। अरे उन्हें बोलने तो दीजिए साहब। संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे तो इनको बता जाएंगे कि 2000 मैंने उनसे पूछा ना कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, धार्मिक चीजें कर रहे हैं, बोलने तो दीजिए। 2016-17 में एक छोटा सा सवाल है। ये डिबेट का तरीका संदीप जी आप प्लीज थोड़ा संयम रखिए, मुझे पूछ लेने दीजिए, वो जवाब दे रही उन्हें बोल लेने दीजिए। आप काउंटर कर लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। संदीप जी आई रिक्वेस्ट समाजवादी ऋचा जी, पार्टी यही इनका चरित्र है। अगर इन्होंने सवाल किया है तो जवाब ठीक देने है। की क्षमता रखिए। ठीक है ऋचा जी, आय की बात करेंगे 16-17 ठीक है। में 46,000 संदीप जी प्लीज आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं, टोनैलिटी प्लीज अपनी थोड़ी ठीक रखिए। 16-17 में 46,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, आज 1,24,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में हो चुकी है। 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार मिला है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर एक एक्सप्रेसवे हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास किया जा सकता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे आप लोगों ने दंगों के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम किया है, माफिया मुक्त करने का काम किया है और नकल माफियाओं का सफाया किया गया है। आपके जो है कार्यकाल में भर्ती परीक्षाएं लीक हुआ करती थी, आज भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता पाई जाती है। ठीक है ऋचा जी, योगी आदित्यनाथ जी चलिए एक बार सुन लेते हैं, एक बार संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। काम कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, आपकी बात आ गई, बात आ गई। एक अंतिम बात पूरी बात आ गई, एक बार संदीप जी को सुन लेते हैं, फिर पूछे करो करेंगे। मुख्यमंत्री माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे, ठीक है ऋचा जी, माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ठीक है ऋचा जी। संदीप जी, मोनिका जी मैंने आपका सम्मान किया था, में भी आरक्षण का पालन नहीं हुआ। देखिए अभी ऋचा जी ने कहा, अतुल जी मैं आ रही हूँ आपके पास, अतुल जी मैं आपके पास ही आ रही हूँ, प्लीज प्लीज थोड़ा सा बता रहे हैं। अरे आप लोग सब एक साथ बोलेंगे सामने कैसे होगा? लैंडिंग होती है। अतुल जी ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, रुक जाइए। ऋचा जी प्लीज आपकी बात आ गई है, ऋचा जी आपकी बात आ गई है। ऋचा जी प्लीज आई रिक्वेस्ट प्लीज बोलिए संदीप जी। देखिए मोनिका जी अभी बात आई कि 8 लाख सरकारी नौकरी थी। मैं चैलेंज करता हूं कि विभागवार वो बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस नौकरियों की बात हो रही है वो संविदा कर्मी 12,000 की नौकरी देकर आप बता रहे हो मैं सरकारी कर्मचारी, गजब की बात है भाई। सरकारी अब रोजगार शांति से सुनिए, आपके पास डाटा हो, चलिए मैं पूरा समझ दे रहा हूँ। चलिए बताइए विभागवार पर कि तो कौन कौन सी 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला गया है। मिर्जापुर जैसे जिले को आज यूनिवर्सिटी मिल गई है। तमीज से बात करना सीखिए। चलिए ठीक है, चलिए पर अतुल यादव जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी आबादी का प्रदेश है उस प्रदेश में उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कोई भर्ती नहीं करी गई। जो आप देखेंगे अभी डिप्टी सीएम सीतापुर गए थे, किस प्रकार से जो मरीजों के द्वारा जो है मीडिया के समक्ष शिकायत करी गई का पर्चा 50 रुपए में मिलता है। अरे आपने उनसे पूछा तो रुकिए ना एक सेकंड। क्या उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बना दिया? कल उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पर वो एक प्रण लें कि उत्तर प्रदेश के लिए जो माफी मांगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को 8 साल में कोई विकास का कार्य नहीं कर दिया। रोजगार का वादा करके आए थे, भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा करके आए थे, आपके द्वारा इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, 19 परीक्षाएं जो है उनके पेपर लीक हो जाते हैं
अतुल यादव जी, देखेंगे किस प्रकार से लखनऊ में अपराध अतुल यादव जी, जो रिश्ते से कूद रही है, कहाँ पे चली गई आपकी अतुल यादव जी, अगर हम इतिहास देखें, अतुल यादव जी सुन तो लीजिए साहब, जाते हैं न्यायपालिका को आप मानते नहीं, अतुल यादव जी, अपने संविधान को माना। अतुल यादव जी, आपका रिकॉर्डर नहीं बंद हो रहा है, आपका कीपी काम नहीं कर रहा है कि आप लोगों के द्वारा अतुल यादव जी, आड़ में उत्तर प्रदेश का विकास अतुल यादव जी का वॉल्यूम डाउन करें, वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। का माहौल दिखाया एक बार आलोक पांडे जी के रिएक्शन लेके मैं संदीप जी के पास दोबारा जा रही हूँ। अतुल यादव जी सुन नहीं पा रहे, प्लीज वॉल्यूम डाउन कीजिए। अरे नीचा जी बोल रही है भाई, ठीक है, अरे प्लीज एक बार अतुल यादव जी का डाउन कीजिए ऑडियो। कभी भी आलोक पांडे जी, विकास का ऐसा रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर रोजगार हुआ है। अब क्या खाली शिक्षक भर्ती ही रोजगार है? क्या बाकी जगह अगर वैकेंसीज निकलती है हम उन्हें कंसिडर ना करें? क्योंकि ये सवाल भी है विपक्ष का। आलोक पांडे जी बैठे हुए थे, मेरा मानना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार गलत आंकड़ा दे रही है 7.5 लाख भर्तियों की, अरे साहब ये मछली बाजार बना लिया आप लोगों ने, एक एक करके बोलिए। रुक जाइए अतुल यादव जी, रुक जाइए सर, आपको आवाज नहीं जा रही है, अब जा रही है, प्लीज चुप हो जाइए। ठीक है संदीप जी रुक जाइए, बोलिए आलोक पांडे जी बोलिए। मेरा मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत प्रचार कर रही है तो इस देश में न्यायालय है और तुरंत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस 420 का मुकदमा दर्ज कराए और न्यायालय में, तो कांग्रेस पार्टी हर छोटे काम के लिए न्यायालय जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई फ्रॉड किया है और 7.5 लाख नौकरियां छूट है तो न्यायालय पर मुकदमा कायम करके और भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया जा सकता। अब डिबेट में बैठकर कोई 7.5 लाख नौकरियों का ब्यौरा दे, ये इस तरह की बात है कि कोई ब्यौरा याद करके कैसे 7.5 लाख नौकरियों का आ सकता है। जैसे कि मैं पूछूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मान लीजिए 2.5 लाख नौकरियां मिल रही थी तो ब्यौरा दीजिए, तो या कांग्रेस के समय में ब्यौरा दीजिए, कोई भी पार्टी इस तरह से ब्यौरा याद नहीं रख सकती है। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी गलत बयानी कर रही है तो उसके ऊपर मुकदमा करे और एक्सपोज करे। ठीक है, बोलिए संदीप जी, क्या कोर्ट जा रहे हैं आप चैलेंज करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने नौकरियां नहीं निकाली, रोजगार नहीं दिया? देखिए ये मूर्ख आदमी है। अरे भाषा पे तो नियंत्रण रखिए साहब, क्या मूर्ख बोल रहे हैं आप? नियंत्रण रखे, आप सैटेलाइट चैनल पे बैठे मूर्ख पागल भाषा चल रही है यहाँ पर। आप 2 बोलिए, आपको 4 बोलेंगे, मैं यही करती रहूंगी। अरे भाजपा को बचा रही है, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, आपके ऊपर लगा रहा हूँ। सच्चाई ये है, कुछ बोल रहे हैं, चलिए एक बार ये संदीप जी अपनी बात रख ले, ठीक है? इतना सम्मानित चैनल ऋचा जी रुक जाइए, ऋचा जी प्लीज रुक जाइए। संदीप जी थोड़ी भाषा पे नियंत्रण रखिए साहब और फिर बात कीजिए। हाँ सुन लीजिए मोनिका जी, आज सरकार को नहीं बताना पड़े, हम कोर्ट जाकर ये पता करेंगे कि कौन से वैकेंसी कब निकली थी। हमको नहीं पता कि कौन से वैकेंसी कब निकली थी, मैं बता दे रहा हूं। अब सुनो शांति, अब देखिए, ये देखिए, ये भाजपा के दलाल है, मुझे पता है। इनकी फेसबुक आईडी देख लीजिए, ट्विटर आईडी देख लीजिए, भाजपा के संदीप जी निजी टिप्पणी मत करिए प्लीज। संदीप जी, आलोक जी, क्या आप लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लीज? संदीप जी प्लीज, दिस इज नॉट टॉलरेबल। कैसी भाषा? आपके गली नुक्कड़ पे खड़े, नुक्कड़ पे खड़े आप लोग, सड़क है ये? दलाल गली की भाषा की कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग सर? अरे दलाली कर रहा है, ये क्या है? गली की भाषा नहीं है। अबे तू सोनिया गांधी का बेवकूफ कहेगा, हकीकत के कौन दे रहा है? पूछने से सवाल उससे आदमी गधा कहेगा, बेवकूफ सोनिया गांधी का दल्ला, हरामखोर कहेगा। संदीप जी, आलोक जी, आई रिक्वेस्ट अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए। इन दोनों का ऑडियो प्लीज डाउन करिए। अतुल यादव जी जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी अपने चरम पर है, 19 पेपर आउट हो गए थे, और जो ये डाटा बता रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ये बिल्कुल झूठे डाटा है। उत्तर प्रदेश में युवा जो है बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, प्राथमिक विद्यालय के लिए भर्ती के लिए युवा जो है धरना दे रहे हैं, कहीं पर भी रोजगार इनसे नहीं दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो असमंजस की स्थिति में हुई, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की कोई भी नियम को नहीं माना गया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण खाया गया है। किस प्रकार से मतलब इन्होंने आरक्षण को धाता बता दिया, पीडीए के लोगों का हक खाया गया, और पीडीए के लोग जो है वो निराशा में है, जिनको द्वारा सिर्फ एक मनुवादी व्यवस्था के तहत, जातिवादी व्यवस्था के तहत थानों में अपनी एक सजाती जाति के लोगों को
वहां पे रखा गया और जाति देख करके, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, जाति देख करके या धर्म देख कर लोगों के इनकाउंटर किए गए, ये क्या 8 साल में इन्होंने दिया? इन्होंने जाति धर्म पहले भी उठाया था, लेकिन इसे लेकर बीजेपी व्यवस्था की तरफ से कायम ये भी हुई है, कहा जाति जाता रहा है विकास कि का जब कोई कार्य समाजवादी हुआ, पार्टी की विकास का सरकार थी कार्य सर, हो तो गया। हर थाने में एक ही पर्टिकुलर जाति के लोग नजर आते थे। ये भी आरोप है और इसको लेकर कई दफा हमने रिएक्शंस भी देखे हैं। मोनिका सिंह जी, कभी भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बात नहीं हुई। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार हुई है, सबकी जब भी नौकरियां निकाली गई, सभी वर्ग सभी जातियों का सम्मान किया गया। कुछ मनवादी चैनल और कुछ मनवादी पत्रकार जिन्होंने समाजवादियों को बदनाम करने का ठेका ले रखा था, उनके द्वारा बदनाम किया गया। हमारे द्वारा कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी एक जाति के जो कोई भी अधिकारी भर्ती नहीं हुए थे, तब झूठ निकला। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ लोगों के द्वारा हमेशा एक गलत तथ्य फैलाए जाते हैं और उन्होंने राजनीतिक मंशा के तहत कुछ पत्रकारों के द्वारा कह लो या कुछ चुनिंदा चैनलों के द्वारा कह लो, उन्होंने समाजवादियों को अतुल यादव जी, पत्रकार थोड़ी तय करेंगे, जनता चुन लेती है जिसको चुनना होता है, जो काम करके दिखाता है। चैनल सम्मानित चैनल है। ठीक है अतुल यादव जी, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया आपकी बात। ऋचा सिंह जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा प्रश्न उठते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से क्या बड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए मोनिका जी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। आज अपराधों और माफियाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सबको त्वरित न्याय मिले, इसको उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था तय कर रही है। जहां तक रही रोजगार की बात, तो मैं अतुल यादव जी को कहना चाहती हूँ कि जाके डेटा चेक कर लीजिए। 8 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां हुई है, 2 करोड़ से अधिक जो है अप्रत्यक्ष भर्तियां की गई है। साथ ही आप जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, समाजवादी वही पार्टी है जहां पे आपने संविधान को धता बताते हुए एक दिन में 2 लाख से अधिक दलित कर्मचारियों को डिमोट करने का काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया था। आप वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जिन जिलों का नाम रखा गया, आप लोगों ने एक दिन में 6 जिलों का नाम बदलने का कार्य किया था। और इसी तरीके से प्रमोशन में आरक्षण का बिल भी आपने ही फाड़ा। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती हुई है। संदीप जी, देखिए लगातार ये भी हम कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सारे सर्वेस में ऐसा है कि बहुत ही लोकप्रिय वो हो रहे हैं फाइब्रेंट नेता उत्तर प्रदेश के। ऋचा सिंह जी, बात आपकी आ गई। ऋचा जी, बात आपकी आ गई। संदीप जी से मेरा प्रश्न है। संदीप जी, तो तमाम तरह की बातें जो है योगी आदित्यनाथ को लेकर कही जा रही है, फाइब्रेंट नेता है, उनकी लोकप्रियता बहुत है, दूसरे राज्यों में मॉडल उनका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अगर मैं कहूं तो आपको लगता है कि अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव होंगे योगी आदित्यनाथ के? चीज ये मान के चलिए कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रोल आर्मी है उसमें आज के समय में मोदी जी से ज्यादा उनकी स्वीकार्यता, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन भारत की जनता में नहीं, उस ट्रोल आर्मी में भारतीय जनता पार्टी के जो पढ़े लोग हैं, जो गाली देना जानते हैं, जैसे नाम बदल बदल कर कोई राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठता है, संदीप जी प्लीज निजी टिप्पणी नहीं बन के बैठता है, तो किसी को नाम लिया मैंने? ये आपके चैनल की बात नहीं है। सारा कब 5वीं डिबेट है मेरी, मैं फिर करता हूँ हर चैनल पर। ये चीज कोई नई चीज मेरे लिए नहीं है, लेकिन दर्शकों के बीच ये बात जानी चाहिए ना। बात करिए ना संदीप जी, वक्त की कमी है। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए कैसे डिफेंड किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। 8.5 लाख नौकरियों का रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया गया, उसमें 8.5 लाख नौकरी इन्होंने बताई, जिसमें उसमें आप जो उसके नीचे का कॉलम है उसमें आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 लाख नौकरियों के बाद जो नौकरियां दी गई, जिस समुदाय की मैं बात कर रहा हूँ उसी में लिखा हुआ है। लेकिन क्या है, मजाल है कोई उसकी बात कर लीजिएगा, गाली देने स्टार्ट कर देंगे, आपकी आवाज दबा देंगे, आपको बदतमीज बताना शुरू करेंगे, आपका चरित्र हनन करेंगे। उसके बाद मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी ये बता रहे हैं कि हमने अप्रत्यक्ष दिया और उसके पहले भी लोग रोजगार में रहे होंगे। तो ये बताइए कि जब पुलिस की वैकेंसी निकलती है तो ये जो 60 लाख के ऊपर लोग छात्रों ने फॉर्म भरा था, ये उत्तर प्रदेश के ही थे या कहीं और के थे? क्या और कहीं से आए थे क्या? मतलब अगर बेरोजगारी नहीं है, आप मतलब समस्या ही नहीं मानोगे तो आप उसका सुधार कैसे करोगे? आप बीमारी ही नहीं मान रहे हो, समस्या यहीं पर है कि आप उस बात को बीमारी मानने को तैयार ही नहीं हो जो आज सही है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, योगी जी अगर विकास पुरुष है, मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा था कि एक साधु कुमकुम का नाम बताइए, हमसे सवाल पूछा जाता है तो मैं बता दूं 169 चीनी मिले हमने लगाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसको बेचा अटल जी ने, कल्याण सिंह जी ने, राजनाथ जी ने, मुलायम जी ने, जो मायावती जी ने,
ठीक सब मिलकर बेचा, तब भी आज हमारी बनाई हुई चीनी मिलें हैं इसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है संदीप 40 इकोनॉमी जोन बनाया था इसी उत्तर प्रदेश। आलोक पांडे जी, देखिए हम ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म की बात की जा रही है, मथुरा, चाहे अगर हम बात अयोध्या का जिक्र करें, मथुरा की बात करें, तो क्या ये सिर्फ धर्म की बात है? क्या इससे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलता? रोजगार मिलता। या अगर हम महाकुंभ की बात करें, मैं ये कहूँगा कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है संदीप जी, मेरा मानना यह है कि जहाँ से आप आते हो, देखिए भारत में जब जब मंदिर मजबूत हुए हैं तब तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, इसलिए क्योंकि टूरिज्म बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। जैसे अयोध्या है या काशी है, आप देखिए 3-4 जिलों में जिस तरह का रोजगार सृजन होता है, उसमें चाहे फूल हो, माला हो, यानी लोग जो आर्थिक तबके के लोग हैं उनको धार्मिक आधार पर बहुत लाभ मिला है और धार्मिक पर्यटन बढ़ता है। भारत का जो चरित्र है उसमें जो टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन हमेशा सदियों से धार्मिक पर्यटन एक हमारा प्रमुख आधार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, जैसे मैं अभी आया तो कानपुर से रायबरेली होते हुए मैं अयोध्या जी गया, ये रोड बहुत खराब था आज के कुछ साल पहले तक, लेकिन रायबरेली अयोध्या रोड बहुत बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, अब लगातार मत बोलिए। अरे संदीप जी, वक्त की कमी है, मेरे पास अगले क्षण है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। संदीप जी क्या खा के आते हैं आप? आज जाना हो कितना टोल दिए? संयम रखिए, संयम रखिए। अतुल जी बैठे, ऋचा जी बैठी है, क्या आप बीपी बढ़ा रहे अपना? संदीप जी संयम। अरे संदीप जी अभी आप बोलिए, अब उन्हें तो बोलने दीजिए साहब। बोलिए आलोक जी जल्दी जरा। आप लोगों की दुश्मनी है कि मैं कुछ बोलूं तो बोलने नहीं देना चाहे, सपा होता है कांग्रेस हो, भैया आप भाजपा नेता तो आप बोलने नहीं देते, ओफो। करते हैं आप जो है। संदीप जी प्लीज, दिक्कत इस बात से है। संदीप जी प्लीज, आपको भाषा बोलने अब वो आपके फेवर में बोलेंगे तो आपको ठीक लगेगा, वो अपनी बात कर रहे हैं तो आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये गलत है। उनकी निजी सोच है, उनको जो बोलना है उनको आजादी है उन्हें बोलने की। अरे बोलने दीजिए ना उनको जो लगता है। संदीप जी उन्हें जो बोलना है वो आजाद है बोलने के लिए, आप टाइम खराब कर रहे हैं। संदीप जी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा लो करिए, अपनी बात खत्म कीजिए। आलोक पांडे जी 15 सेकंड में जल्दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये मेरा विरोध है कि आपने योगी आदित्यनाथ जी को आयातित नेता कहा, फिर सोनिया गांधी को क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड से कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश आता है आप उसे आयातित नेता कहते हैं, और इटली से आई हुई महिला को क्या कहेंगे आप? इटली से जो आई थी आपकी अम्मा जो इटली से आई है उसको क्या कहोगे? अगर योगी आदित्यनाथ जी आयातित नेता है तो सोनिया गांधी जी को समाजवादी पार्टी की अम्मा है तो क्या है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्ति की घोषणा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और एक बार फिर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, राम दरबार सजाया जाएगा, इसे लेकर हर्षोल्लास है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है तो ऐसे में बीजेपी में ज्यादा उत्साह है, उपलब्धियां लगातार गिनाई जा रही हैं और वहीं विपक्ष का कहना है कि ये उपलब्धियां गिनाने का समय नहीं, यानी कि राजनीति भी जमकर हो रही है। तो दो अलग अलग रूप जो है वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।